स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो आज की वीडियो में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ ही रहे होंगे, उसी के साथ आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। आप वो चीज सीख रहे होंगे जिसने फिजिक्स की एक बहुत ही बड़ी गुत्थी को सॉल्व किया था। और बहुत ही मतलब कि बहुत ही प्यारी चीज है, मतलब कि ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि फिजिक्स कोई बोरिंग चीज नहीं है। तो आज हम लोग सीख रहे होंगे जो डी ब्रॉगली थी, उन्होंने जो अपनी परिकल्पना दी थी, यानी कि डी ब्रॉगली वेव्स परिकल्पना, कि उन्होंने बताया था जो मैटर होता है वो वेव्स होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं वो हुआ कैसे। तो मतलब कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यानी कि डी ब्रॉगली की परिकल्पना, ये नाम आपने सुन रखा होगा अगर आपने फर्स्ट ईयर या इंटर किसी में भी पढ़ा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री और इंटर की फिजिक्स दोनों में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो जब बात करते हैं डी ब्रोगली वेव्स की, तो इसके पीछे का पहला हम जानते हैं थोड़ा इतिहास, तो हिस्ट्री समझते हैं। देखिए 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। अगली वीडियो में मैंने बताया था कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया था तो वहां से क्या निकला था, वहां से ये पता चला था कि जो लाइट है उसके दो नेचर है। वहां पे क्या पता चल जाता है कि लाइट के दो नेचर है। पहला कौन सा, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर है ये न्यूटन बता के चले गए थे। ठीक, फिर वो न्यूटन बता के गए 1600 के पास। अब वो न्यूटन के जमाने में न्यूटन से बड़ा कोई साइंटिस्ट था नहीं, तो उसमें न्यूटन की बात बहुत मायने रखती थी। फिर उसके बाद लगभग 300 सालों तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद आए द ग्रेट साइंटिस्ट, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने दिया अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत अपना दिया, जिसके बाद ये पता चला कि जो लाइट होती है उसका पार्टिकल नेचर भी हो, मतलब पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ वेव नेचर भी होता है। वहां पे दो नेचर जब पता चल गया, लाइट के, वेव और पार्टिकल, तब बात उठी कि जो मैटर होता है यानी कि द्रव्य, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, क्या इसके भी दो नेचर होंगे। जब ये बात चली तो उस समय बहुत बहस छिड़ी हुई थी कि नहीं मैटर केवल वेव होता है, कोई कह रहा था नहीं मैटर केवल पार्टिकल होता है। तब आए वहां पे एक साइंटिस्ट डी ब्रॉगली। अब ये साइंटिस्ट कहना तो इनको नहीं होगा क्योंकि ये जो स्टूडेंट थे ये थे बीए के स्टूडेंट, और ये कर रहे थे अपना पीएचडी। तो जो लोग पीएचडी करते हैं तो उनको लिखनी होती है थेसिस, यानी कि परिकल्पनाएं। तो इन्होंने एक अपनी थेसिस दे दी। इन्होंने कह दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस इन्होंने कह दिया कि हाँ जो वेव होता है, सॉरी जो मैटर होता है उसके भी दो नेचर होते हैं। अब मैटर का पार्टिकल नेचर तो सबको दिखता है, जैसे ये है, ये पार्टिकल नेचर तो दिख रहा है, लेकिन वेव नहीं पता था। लोग कह रहे थे कि वेव मतलब मैटर जो है वो पार्टिकल है, और इन्होंने आके कह दिया कि मैटर जो है वो वेव भी है। और क्यों कहा इन्होंने, इन्होंने कह दिया कि द नेचर सपोर्ट्स सिमेट्री, मतलब नेचर सपोर्ट सिमेट्री। उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश में दो हैं, द्वैतीय प्रकृति है, डुअल नेचर, तो मैटर में भी डुअल नेचर होगी। अब इन्होंने कहा कब, इन्होंने कहा जब कोई कण गतिमान अवस्था में होता है तो वह तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी कि व्हेन द एनी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन देन सी या ही बिहेव लाइक एज अ वेव। इतना इन्होंने कह दिया और इसी चीज के इतिहास बदल गया। इसी चीज की पहले तो इनकी बातों का मजाक उड़ाया गया, खिल्ली उड़ाई गई। ये बात उस समय की है जब 1924 था। तो 1924 के समय में ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, लुइस डी ब्रोगली इनका पूरा नाम था। तो उस समय इन्होंने दे दिया, ये हाइपोथेसिस दे दिया। फिर जब ये कॉलेज में जमा करने गए तो कॉलेज के प्रोफेसर तो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये सही है या नहीं सही है। तो इन्होंने किसको बुलाया, तो इस बात को चेक करने के लिए कि जो इन्होंने कहा है डी ब्रॉगली ने इसमें कितनी सच्चाई है, इन्होंने फिर बुलाया अल्बर्ट आइंस्टीन को। कहा कि देखो कल के छोकरे ने पता नहीं हमें क्या बता दिया। अब छोकरे उन्होंने कहा होगा ना, हमारे लिए इतना ग्रेट साइंटिस्ट ये भी हो गए बाद में डी ब्रॉगली, क्योंकि बाद में इनकी हाइपोथेसिस सही भी हुई। बाद में एक प्रयोग किया गया था डेविसन जर्मन उपयोग, हालांकि वो आपके है नहीं सिलेबस में, लेकिन नाम तो पता ही रखना चाहिए। डेविसन जर्मन आए, उन्होंने प्रयोग किया ताकि बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो वेव्स भी होती है। इलेक्ट्रॉन का मतलब कि डुअल नेचर उन्होंने शो कर दिया। वो बात की बात है, लेकिन उस समय तक नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था, उस समय बस एक हाइपोथेसिस था। तो वहां पे होने के बाद हुआ क्या, आइंस्टीन आए, उन्होंने कहा हाँ बाद में दम तो है, ये सीख है, इनको दे दीजिए पीएचडी की डिग्री। तो इनको पीएचडी की डिग्री मिल गई और बाद में इनको इसी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो देखते हैं कि इसमें इन्होंने ऐसा क्या बताया था कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया, और ऐसे कौन सी गुत्थी शो हुई, ऐसी कौन सी इक्वेशन। इन्होंने अपने पास से कुछ नहीं दिया, इन्होंने जो उसमें प्रेजेंट था उसी चीज को लिया और उसको इसमें कुछ दिमाग लगा के
वही से एक इक्वेशन निकाल दी, जिस इक्वेशन को कहते हैं हम डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य या हाइपोथेसिस से निकली थी डी ब्रोगली की वेवलेंथ। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है वो आपको पता होगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? मतलब कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से पता चला था कि जो प्रकाश गति करता है तो वो बंडल यानी कि ऊर्जा के बंडलों में या फिर फोटान्स में, बंडल जो होते हैं उनको फोटान कहते हैं। तो ये बताया किसने था कि ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों में होता है और जब चलता है तो छोटे छोटे पैकेटों में चलता है। ये बताया था किसने? मैक्स प्लांक ने बताया था। तो फोटान को मैक्स प्लांक ने प्रूव कर दिया था कि जब प्रकाश चलता है तो कंटिन्यू ना चल के बल्कि छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। तो उसके अनुसार प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत में निकला था एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है वो E बराबर hf, जहाँ पे h था मैक्स प्लांक का कांस्टेंट और f क्या है? f है फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरा एक उसी समय बहुत फेमस 1905 में आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत में निकल चुका था। वो क्या था? उसमें था E बराबर mc², यानी कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो डी ब्रोगली ने इन दोनों इक्वेशन को लिया और इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद mc² बराबर sc/λ। अब f को हम लिख सकते हैं c/λ, क्योंकि ये होता है f बराबर c/λ। फिर c से c यहाँ से एक एक कट गया, फिर बचा mc बराबर h/λ। तो mc बराबर h/λ बचने के बाद यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकली वो निकली h/mc। अब जब मतलब कि कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो वेग है वो v की जगह c हो जाता है, और मोमेंटम यानी कि संवेग बराबर होता है मास यानी द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि p बराबर mv होता है। p बराबर mv होता है, लेकिन जब कोई कण उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? mc। तो लैम्डा की mc की जगह रख देंगे हम p, फिर यहाँ से लैम्डा बराबर आ गया hp। तो यही होती है तरंग दैर्ध्य की इक्वेशन, इसी को लैम्डा बराबर h/mv लिखते हैं। जब कण की स्पीड क्या हो? v हो और मास उसका द्रव्यमान का मास मतलब द्रव्यमान उसका क्या हो? m हो, तब आ जाता है लैम्डा बराबर h/mv। अब ये निकल आया। अब इसका कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। फिर वहां से जो हम v² को अलग करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में v मिल रहा है तो v की वैल्यू हमें निकल आएगी। v की वैल्यू निकालने के बाद हम इस इक्वेशन में पटक देंगे, ठीक है। तो v बराबर जब यहाँ से हम निकालेंगे तो अंडर रूट v² से हटेगा तो पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा 2k/m। अब इस इक्वेशन को यानी v की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, ठीक। यानी कि 4 की इक्वेशन जो 4 में हमें v की वैल्यू मिली है उसे हम रख देंगे 3 में। फिर वहां से लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा हमें? अब देखिए यहाँ पे h/mv है, तो mv को अगर हम लिखें तो रूट m इंटू m लिख सकते हैं, क्योंकि दो रूट मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा बनाते हैं ना। दो रूट मिलते हैं तो बाहर आ जाते हैं रूट से। तो यहाँ पे 2m हो गया, एक रूट से एक रूट कट गया, तो बचा क्या? लैम्डा बराबर अंडर रूट 2mk। अब इतना मिल गया। अब अगर पार्टिकल रेस्ट मोशन में है और उसे v वोल्ट से क्या कराया जाता है? एक्सेलरेट कराया जाता है। यानी कि यदि कण विरामावस्था में है और उसे v वोल्टेज से क्या कराया जाता है? त्वरित कराया जाता है। तब क्या होगा? तब उसका निकालिए काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य के साथ संबंध। तो ठीक है, जब मतलब कि पार्टिकल आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तब हमें उससे चलाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होगी k बराबर qv। अब आप सोच रहे होंगे कि k बराबर qv कैसे होती है, तो आपने भी सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा होगा w बराबर क्या होता है? सॉरी, v बराबर होता है w/q। तब जब हम वहां से निकालते हैं w/q, तो वहां से निकलता है w बराबर q इंटू v। और फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या? कार्य ऊर्जा तुल्यता नियम, यानी कि कार्य ही एनर्जी होता है। तो कार्य ही एनर्जी होता है। जब W बराबर QV होगा तो W बराबर ही काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वहां से K बराबर QV मिल जाता है। अब K बराबर QV मिल गया तो हम K की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ लैम्डा बराबर मिल जाएगा h/√2mqv। अब हमें चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन के लिए हम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो Q की जगह रख देंगे हम E, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? E ही तो होता है। तो वहां रख देंगे लैम्डा बराबर h/√2mev। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये इतना फार्मूला मिल गया, इसमें हम सारी वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि इसमें जो जो कांस्टेंट दिख रहा है उसकी वैल्यूज हमें रख देनी है। जो h है वो कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमने h की वैल्यू रख दी। h की वैल्यू क्या है? 6.6 × 10⁻⁻34। फिर अपॉन में
टू की जगह 2 ही रहेगा। m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। फिर रखेंगे q यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो वो वैल्यू रख देंगे। और v नहीं फिक्स है क्योंकि वोल्ट कितना लेना पड़ेगा हमें नहीं पता, तो v को v ही रख देंगे एज कांस्टेंट नहीं रखेंगे, हम ऐसे ही रख देंगे, v वेरिएबल रहेगा। तो जब हम इतने को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा लैम्डा बराबर √150/v। अब जब हम √150/v मिल गया तो ये है अभी मीटर में, मीटर को एमस्ट्रॉन्ग में चेंज करने के लिए 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा बराबर √150 एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि ये वैल्यू आ गई एमस्ट्रॉन्ग में। तो जनरली पेपर में जो न्यूमेरिकल आता है उसमें एमस्ट्रॉन्ग में ही वैल्यूज निकालने को आती है, इसलिए हमने इसको एमस्ट्रॉन्ग में चेंज कर लिया। अब कहीं कहीं पेपर में लिखा होगा ऊपर 12.24 अपॉन में √v, तो जो 150 है अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वहां पे मिल जाएगा 12.24, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये भी लिख के आते हैं तो आपके नंबर नहीं जाएंगे। अब एक चीज ये देख लेते हैं कि जो यहाँ पे कांस्टेंट आए हैं उनकी वैल्यूज क्या है, उनके मात्रक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन में रेशियो कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे H क्या है, H है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 6.67। इसकी एक्यूरेट वैल्यू तो आज तक नहीं पता है, लेकिन जो मान लेते हैं वैल्यू वो होती है जब हम करते हैं क्या न्यूमेरिकल, तो वहां पे मानते हैं 6.67, लेकिन अगर आप 6.6 भी याद रखें तो ठीक है। तो यानी कि H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और इसका यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। ठीक, जूल इंटू सेकेंड को अब अगर SI यूनिट में कन्वर्ट करना आ जाए तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जूल इंटू सेकेंड को अगर SI यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको उसके लिए केवल 3 चीजें करनी है। जूल किसकी यूनिट होती है, कार्य की। कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर FD। अब F को क्या लिखते हैं, M इंटू A। M क्या होता है, मास, मास की यूनिट kg, A की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही इंटू में जूल हो गया, ये जूल का इतना लिख सकते हैं। हम सेकंड को क्या लिखते हैं, सेकंड को सेकंड लिखेंगे, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो हमें SI यूनिट मिलेगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमें मिल जाएगी SI यूनिट। ठीक, तो ये SI यूनिट है मैक्स प्लैंक कांस्टेंट की। फिर दूसरा क्या आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये कांस्टेंट यूनिट है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब दूसरा आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और वहीं पे एक और चीज इसमें याद रखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन कभी कभी पूछ लेता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब पेपर में कभी कभी तुमसे पूछ लेगा कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन से कितना कम है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो 1840 गुना आपने सुना होगा पहले चैप्टर में कि 1840 गुना ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज का संकल्पना थी उसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दिया गया, ना कि प्रोटॉन के बेसिस पे, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो याद रखिएगा जब Me/MP का रेशियो निकालते हैं तो मिलता है हमें क्या 1/1840, या MP/Me का निकालेंगे तो 1840 रेशियो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखिएगा, इससे नहीं ज्यादा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, गारंटी है ये 5 नंबर मिलने की, क्योंकि ये टॉपिक हर साल कंटिन्यू 10 साल में 10 बार आ रखा है, हर बार आ रखा है, डायरेक्ट नहीं 2 नंबर में, 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में, 5 नंबर में नहीं तो उसका न्यूमेरिकल कोई ना कोई पूछा ही गया है। ठीक है, तो इतना ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लास्ट के 6 दिन बचे, आपको फोड़ के आना है और तोड़ के आना है, जो भी हो सारा सब कुछ करके आना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।